हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस अगस्त 2024 का जो कर रहे हैं उसका पार्ट 3 करेंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट प्लीज़ फर्स्टली वॉच पार्ट 1 एंड 2 ऑफ अगस्त 24, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनके रेगुलेटरी संबंधित कुछ रिव्यू किया गया है, जिससे कि उनका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जो चेंजेस किए गए थे, मतलब उनका जो वो था वर्गीकरण था वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में कर दिया गया था। कब किया गया था? आरबीआई के द्वारा 9 अगस्त 2019 को। तब से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यानी एचएफसीज हैं उनको एज ए एनबीएफसी ट्रीट किया जा रहा है। ये एक फेस्ड मैनर में किया गया था, मतलब धीमे धीमे ये बदलाव किया गया था, जिससे कि जो एचएफसीज और एनबीएफसीज हैं उनमें कोई डिसरप्शन ना आए। जो रिवाइज रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से ये कहा गया है कि जो मास्टर डायरेक्शन इशू किए गए थे 2019 वाले, उनको विद इन इफेक्ट आ जाना है 1 जनवरी 2025 से। तो कुल मिलाकर के एच को एज ए एनबीएफसी डील करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो मास्टर डायरेक्शंस थे उनकी इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जनवरी 2025। ये याद रखिएगा। Please understand and read the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only, and do not forget to subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ हैं उनके लिए कुछ रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करी गई है। तो जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक हों, चाहे एनबीएफसीज हों, चाहे एचएफसीज हों, चाहे कोई भी कंपनी हो, उनको अगर वो कुछ भी लेंड कर रहे हैं, मतलब लोन दे रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज यानी सिबिल, ट्रांस यूनियन, क्रिफ, इन सबको प्रोवाइड करनी होती है। तो पहले क्या था, जो सीआईसीज यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज थी और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ये जो डेटा था ये मंथली बेसिस पे अपडेट करना होता था। लेकिन अब डिजिटल प्रोसेस इतने बढ़ गए हैं भाई, आज किसी ने यहाँ लोन लिया और 4 दिन बाद जाके दूसरी जगह लोन ले लिया, बट अगर उसके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ नहीं झलक के आएगी, वो नहीं दिखेगी उसकी रिपोर्ट में यानी उसके सिबिल में या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सीआईआर में, तो फिर बैंक तो उसको लेंड कर देगा, लेकिन वो तो फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए इसमें रिपोर्टिंग प्रोसीजर चेंज किए गए हैं। अब जो नया अपडेट है उसके हिसाब से फोर्टनाइटली अपडेट्स होंगे इस पर, यानी 1 जनवरी 2025 से जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ हैं और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन फोर्टनाइटली बेसिस पर अपडेट करनी होगी, खासकर हर महीने की 15 तारीख और हर महीने का जो आखिरी दिन होगा उस दिन। और धीमे धीमे इसको और शॉर्ट इंटरवल करना है, बेसिकली 7 दिन का टारगेट है, ये समझ लीजिए। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हर 7 दिन के अंदर अंदर ये डेटा रिपोर्ट करना है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को, उन्हें 15 दिन के अंदर अपडेट कर देना है। जो डेटा प्रोसेसिंग है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा, वो प्रोसेस जो करनी है वो विद इन 5 कैलेंडर डेज कर देनी है। मतलब आज अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई तो 5 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ अपडेट हो जानी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी के क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के ऊपर। मॉनिटरिंग कंप्लायंस के लिए ये कहा गया है, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स को, जो जिसमें ये पता चल जाएगा कि जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर टाइमली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को बता सकें हर 6 महीने पर, ठीक है। ये जो लिस्ट होगी ये आरबीआई को देंगे। कौन देंगे? सीआईसी देंगे। किसकी लिस्ट होगी? ये सीआईज यानी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की, जो भी सही समय से डेटा नहीं दे रहे हैं। भाई वो डेटा अगर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस देंगे नहीं तो जो कंपनी है उसको अपडेट कैसे करेगी? इफेक्टिव डेट बता दी मैंने आपको, 1 जनवरी 2025। ये डेट इंपॉर्टेंट है। यही डेट एचएफसीज में भी अपने लास्ट में पड़ी थी, तो 1 जनवरी 2025 को बिठा ली दिमाग में। जो रिस्क वेट्स हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, उसका रिव्यू किया गया है। रिस्क वेट का मतलब क्या होता है? रिस्क वेट का बेसिकली मतलब होता है, नाम समझिए, रिस्क और वेट। भाई अगर आपने किसी को लोन दिया है तो उसमें रिस्क है, तो उस हिसाब से उसका वेटेज रखना पड़ेगा। जो बैंक है वो पर्सन ए से डिपॉजिट लेते हैं और पर्सन बी को लोन देते हैं। तो जो पर्सन ए से उन्होंने डिपॉजिट लिया है उसके प्रति भी तो बैंक की जिम्मेदारी है। तो अगर पर्सन ए से सपोज बैंक ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और फिर पर्सन बी को 1 लाख रुपए लोन दिया है, तो वो जो रिस्क है उसके बदले में एक पर्टिकुलर परसेंट, जो कि 9% 11% बताया गया, हमने पढ़ा है सीआरआर वगैरह में, पढ़ा है हमने बेसिल के नॉर्म्स में, वो जो होता है वो परसेंटेज निश्चित एक अलग रखना पड़ता है। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए भी रिस्क वेट का रिव्यू किया गया, वो बात हो रही है। तो बेसिकली जो रिस्क वेट है वो जो पोटेंशियल रिस्क होता है लोन के लॉस होने से, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखी जाती है, जिससे कि हम डिपॉजिटर्स का पैसा वापस कर सकें, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के भरोसे पे दे रहा है ना। इसलिए कैपिटल अपने पास बैंक को ज़्यादा कैपिटल रखनी पड़ती है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कैपिटल रखनी पड़ती है।
जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है कि अगर रिस्क वेट 100% है तो बैंक को कैपिटल का 100% फुल अमाउंट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का लोन दिया है तो 1 लाख बैंक को अपने पास रिस्क वेट में भी अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लोन पर। अगर आपने सिक्योर्ड लोन दिया तो रिस्क वेट कम हो जाएगा, अगर आपने कमर्शियल बेसिस पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को दिया है तो आपका रिस्क वेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपका स्टाफ लोन है तो आपका रिस्क वेट कम हो जाएगा। ये सारे उसके अनसिक्योर्ड लोन है तो बढ़ जाएगा, अगर उस पर गारंटी मिली है आपको CGTMSE वगैरह की तो आपका जो रिस्क वेट है वो कम हो जाएगा, ऐसे सेट होता है। जो कुछ की मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जो हाउसिंग लोन का अनडिसबर्स जो पोर्शन होता है उसमें जो इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, जो भी पोटेंशियल उम्मीद होती है कि उसमें शायद ना जमा हो जाए, उसका जो अनडिसबर्समेंट हाउसिंग का जो भी एरिया होगा, जो भी पोर्शन है, जो भी पार्ट है पैसे का, उसको RWO से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कैलकुलेशन है वो और बेटर हो सकेगी। कमर्शियल रियल एस्टेट और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का क्या मतलब है, जैसे एक तो होता है हाउसिंग लोन, एक होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। उसका क्या मतलब हो गया कि कोई बिल्डर है, वो मान लीजिए 100 फ्लैट्स बना रहा है और उसने बैंक से लोन लिया है, तो उसे बोलते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसमें जो स्टैंडर्ड एक्सपोजर है, फंड बेस्ड और नॉन फंड एक्सपोजर अलग अलग डिफाइन किया गया और रिस्क वेट कितना 75% रखा गया। नॉन स्टैंडर्ड एक्सपोजर जो है उसमें क्लासीफाई किया गया 100%। जो अदर एसेट्स कैटेगरी है उसकी गाइडलाइंस अलग से दी गई है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है उसको 1 जुलाई 2024 तक होनी थी, उसको बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 कर दिया गया। ये MSME सेक्टर जो है उसके एक्सपोर्टर्स इसमें एलिजिबल हैं, नॉन MSME सेक्टर्स में एलिजिबल नहीं है। सबवेंशन का कैप कितना है, 1.66 करोड़ पर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड ये दिया जाएगा। एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड पर 1.66 करोड़ तक का सबवेंशन दिया जा रहा है MSME सेक्टर के लिए। ये क्या है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। बैंकिंग रिलेशंस में कुछ चेंज हुए हैं। क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड जो है उसने उसका बैंकिंग कंपनी का जो सीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन कब आया, 3 जुलाई 24 को, और उनको RBI के सेकेंड शेड्यूल से हटा दिया गया। क्रेडिट स्विस AG के भी बैंकिंग कंपनीज का जो लाइसेंस है वो सीज कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन कब आया, जून 4 2024 को। UBS AG को ऐड किया गया है RBI के सेकेंड शेड्यूल में, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रुंग थाई को RBI के सेकेंड शेड्यूल से हटा दिया गया और UBS AG को ऐड कर दिया गया, इतना रट लीजिए। जो रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए ई मैंडेट की बात करी गई है। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है उसमें ऑटो रिप्लेनिश यानी ऑटो रिचार्ज हो जाए, उसके लिए उसको ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत ले लिया गया है। जो इसमें प्री डेबिट नोटिफिकेशन होगा वो नहीं दिया जाएगा ऑटो रिप्लेनिश यानी ऑटो रिचार्ज के केस में। एग्जिस्टिंग जो ई मैंडेट रूल्स हैं वो सारे इस पर अप्लाई होंगे। CBDT ने TDS और TCS संबंधित कुछ, अगर यदि व्यक्ति की पैन आधार लिंक करने से पहले यदि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके लिए कुछ TDS TCS में कुछ छूट करी है, जो रूल्स हैं प्रोविजंस हैं उसके लिए। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने रिलीफ दिया है, जो लोग भी आपका 31 मई 2024 से पहले डेथ हो चुकी है उनको TDS TCS की लायबिलिटी नहीं दी जाएगी। यदि किसी का आधार और पैन आपस में लिंक नहीं था 31 और उनकी मृत्यु 31 मई 2024 से पहले हो गई है, तो उन पर क्या होता था कि पहले जनरली यहाँ का आधार पैन लिंक नहीं है तो TDS का आपका रेट बढ़ जाता था। तो TDS TCS में इसमें छूट दे दी गई है। किस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 206 AA एंड 206 CC, कौन सा, TDS TCS में छूट दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिसको भी मान लीजिए 31 मई 2024 से पहले टैक्स देना था लेकिन वो नहीं, अब उनके जो लीगल हेयर्स है उन पर ये लायबिलिटी आ रही है, इसलिए उनको इसमें छूट की गई है। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं 31 मार्च 2024 के पहले के होने चाहिए, उसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए ये वैलिड नहीं है, ये जो छूट वाला प्रोसेस है वो। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच पार्ट 4 फॉर द रिमेनिंग पोर्शन।